यूपीआई से पहले भी भारत में एक ऐसा सिस्टम था जो 24 घंटे 365 दिन सेकंडों में पैसे ट्रांसफर करता था। ना क्यूआर कोड ना यूपीआई आईडी, फिर भी पैसा तुरंत आपके अकाउंट में। लेकिन आज 90% लोग उसका नाम तक नहीं जानते। उस सिस्टम का नाम है MMID। आज ग्लोबल दिशा पर हम खोलेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन की वो अनकही कहानी जिसने भारत की डिजिटल क्रांति की नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दिशा, जहां हम लाते हैं डिजिटल दुनिया की गहराई से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी। अगर आप डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में सही और काम की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीआई से पहले भी भारत में ऐसा कोई तरीका मौजूद था जिससे दिन हो या रात, छुट्टी हो या त्योहार, सेकंडों में पैसे भेजे जा सकते थे, बिना किसी क्यूआर कोड के, बिना किसी यूपीआई आईडी के? हाँ, सिर्फ एक मोबाइल नंबर और एक खास कोड के जरिए। आज शायद 90% लोग उस सिस्टम का नाम तक नहीं जानते, लेकिन यही वो तकनीक थी जिसने हमारी आज की डिजिटल दुनिया की नींव रखी। उस सिस्टम का नाम था MMID। आज हम भारत के डिजिटल पेमेंट की उस अनकही कहानी को सामने लाने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक तकनीक की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने भारत को कैश से डिजिटल की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। आज हम पलक झपकते ही पेमेंट कर देते हैं। सब कुछ इतना आसान लगने लगा है कि हमें याद भी नहीं रहता कि कुछ साल पहले पैसा भेजना कितना बड़ा काम हुआ करता था। लेकिन अगर हम वर्ष 2016 से पहले की दुनिया में लौट कर देखें तो तस्वीरें बिल्कुल अलग थीं। मुझे आज भी याद है, अगर किसी को हफ्ते के आखिरी दिन पैसे भेजने पड़ जाएं, तो सामने वाला अक्सर यही कहता था कि सोमवार को भेज देना। वजह साफ थी, बैंकिंग सिस्टम सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही चलता था। उस दौर में बैंकिंग का मतलब था सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की सीमित दुनिया। उस समय हमारे पास जो विकल्प थे वे भी बेहद सीमित थे। एक विकल्प था NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आप पैसे तो भेज सकते थे, लेकिन ये तुरंत नहीं पहुंचते थे। कई बार घंटों का इंतजार करना पड़ता था। सवाल ये उठता है कि घंटों बाद ही क्यों? इसका कारण ये था कि NEFT बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करता था। आपका ट्रांजैक्शन तुरंत प्रोसेस नहीं होता था, बल्कि उसे एक बैच में डाला जाता था। फिर वो बैच तय समय पर क्लियर होता था और उसके बाद ही पैसा सामने वाले के खाते में पहुंचता था। यानी पैसे भेजने के बाद भी अनिश्चितता बनी रहती थी। अगर किसी को बहुत जल्दी पैसे भेजने हो तो एक और विकल्प था RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन जैसा कि नाम से ही समझ आता है, ये सिस्टम आमतौर पर बड़ी रकम के लेन देन के लिए बनाया गया था। कोई भी व्यक्ति 200 या 500 रुपए या 1000 रुपए भेजने के लिए RTGS का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसका इस्तेमाल बड़े कारोबारी लेन देन के लिए होता था। नतीजा ये था कि आम लोगों के लिए पैसा भेजने का सबसे भरोसेमंद तरीका बैंक शाखा में जाकर लंबी लाइन में लगना ही था। और इसी माहौल ने एक बहुत बड़ी जरूरत पैदा की, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत जो तुरंत काम करे, जो छोटी और बड़ी हर रकम के लिए उपलब्ध हो, और सबसे जरूरी, जो बैंक के खुलने या बंद होने पर निर्भर ना हो। लोगों को एक ऐसी सुविधा चाहिए थी जो हर समय हर हाल में काम करे। यहीं से कुछ नया शुरू हुआ। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक क्रांतिकारी सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। और इसका नाम ही इसके काम को साफ साफ बयान करता है। इमीडिएट यानी तुरंत। इसका मकसद था पैसे को बिना किसी देरी के रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना। इसने NEFT के घंटों के इंतजार को खत्म कर दिया और बैंकिंग को पहली बार हकीकत में रियल टाइम बनाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, IMPS तो बैंकिंग सिस्टम के बीच की तकनीक हो गई। इसे एक आम इंसान अपने मोबाइल फोन से कैसे इस्तेमाल करता? उस दौर में तो हर किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं होता था। सिस्टम को ये कैसे पता चलता कि कौन सा मोबाइल नंबर किस बैंक अकाउंट से जुड़ा है? इसके लिए किसी खास पहचान की जरूरत थी। और यहीं से कहानी में हमारे गुमनाम हीरो की एंट्री होती है, MMID। MMID का पूरा नाम था मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मोबाइल के जरिए पैसों की पहचान करने वाला सिस्टम था। असल में ये एक 7 अंकों का यूनिक कोड होता था। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका मतलब बेहद सरल था। ये 7 अंकों का नंबर आपके बैंक अकाउंट और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बीच एक पुल की तरह काम करता था। जब भी कोई ग्राहक अपने बैंक में मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करता था, तो बैंक उसे उसके अकाउंट के लिए एक यूनिक MMID जारी करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को आपको पैसे भेजने हैं, तो उसे न तो आपके बैंक का नाम जानने की जरूरत थी, न 15 से 16 अंकों का अकाउंट नंबर, और न ही लंबा चौड़ा IFSC कोड। पैसे भेजने वाले को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती थी, आपका मोबाइल नंबर और आपका 7 अंकों का MMID। उस दौर की कल्पना कीजिए जब हर काम के लिए लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे और जटिल जानकारी देना जरूरी होता था। ऐसे समय में अकाउंट नंबर और IFSC कोड के झंझट से मुक्ति मिलना अपने आप में एक बड़ी राहत थी।
ये उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वर्ष 2015 है और आपको किसी दोस्त को तुरंत 1000 रुपए भेजने हैं। आप सबसे पहले अपने बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं, या अगर आपके पास फीचर फोन है तो USSD कोड डायल करते हैं। वहां आपको IMPS या फंड ट्रांसफर का विकल्प मिलता है। आप उसे चुनते हैं। इसके बाद आपको अपने दोस्त की जानकारी डालनी होती है, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं। यही MMID का जादू था। आप सिर्फ दोस्त का मोबाइल नंबर और उसका 7 अंकों का MMID डालते हैं, जो आपने उससे पहले पूछ लिया होता है। फिर आप रकम डालते हैं, अपना MPIN या OTP दर्ज करते हैं और ट्रांजैक्शन कंफर्म करते हैं। और बस पैसा सेकंडों में आपके दोस्त के अकाउंट में पहुंच जाता है। आपके पास भी तुरंत कंफर्मेशन का मैसेज आता है और आपके दोस्त के पास भी। चाहे रात के 2 बजे हो या दिवाली की छुट्टी, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता था। वो भी वर्ष 2015 में। उस समय के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसने बैंकिंग के सारे पुराने नियमों को तोड़ दिया। इस सिस्टम की सबसे खास बात सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं थी, बल्कि इसकी 24/7/365 डेज की उपलब्धता थी। जिस बैंकिंग सिस्टम को हम सिर्फ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करने का आदी समझते थे, उसे IMPS और MMID ने एक ऐसी सेवा में बदल दिया जो हमेशा खुली रहती थी। इसने उस मानसिकता को तोड़ा कि पैसे से जुड़े काम सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर MMID इतना शानदार और क्रांतिकारी था, तो आज ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा क्यों नहीं है? ये घर घर में जाना पहचाना नाम क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी जागरूकता की कमी। बैंकों ने ये सुविधा तो बनाई, लेकिन इसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं की। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके बैंक उन्हें MMID जैसी सुविधा दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती थी MMID को हासिल करने की प्रक्रिया। कुछ बैंकों में ये आसान थी, लेकिन कई बैंकों में अपना MMID जानने के लिए कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता था या SMS भेजना पड़ता था। ये प्रक्रिया थोड़ी बोझिल थी। तीसरी समस्या ये थी कि हर अकाउंट के लिए अलग MMID होता था। अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में 3 अकाउंट हैं, तो 3 अलग अलग 7 अंकों के कोड याद रखने पड़ते थे। यानी तकनीक मौजूद थी, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ी जटिलता थी। और फिर वर्ष 2016 में वो बड़ा बदलाव आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। वर्ष 2016 में NPCI ने अपना अगला बड़ा दांव खेला, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI। UPI ने MMID की नींव पर एक ज्यादा सरल, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा सुविधाजनक सिस्टम खड़ा किया। UPI ने तुरंत पैसा भेजने के लक्ष्य को तो वही रखा, लेकिन उपयोगकर्ता के अनुभव को सबसे ऊपर रखा। UPI का सबसे बड़ा बदलाव पहचान के तरीके में था। इसने 7 अंकों के MMID नंबर को याद रखने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसकी जगह एक आसान वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आ गया, जैसे नेम एट बैंक। इसे बनाना, याद रखना और शेयर करना बेहद आसान था। इसके बाद QR कोड ने छोटे दुकानदारों के लिए भी डिजिटल पेमेंट को आसान बना दिया। स्कैन करो और पेमेंट करो, ना मोबाइल नंबर टाइप करने की जरूरत, ना कोई कोड याद रखने की। इसके अलावा UPI को शुरू से ही एक ओपन प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया। इसका मतलब ये था कि सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी एप्स भी इसे अपने सिस्टम में आसानी से जोड़ सकते थे। इसी एक फैसले ने UPI को घर घर तक पहुंचा दिया, जबकि MMID का इस्तेमाल ज्यादातर बैंकों के अपने ऐप्स तक ही सीमित रह गया। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर IMPS और MMID का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद नहीं होता, तो क्या UPI इतनी जल्दी और इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाता? जवाब है बिल्कुल नहीं। IMPS और MMID ने ही बैंकों को 24/7 काम करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार किया। इसने भारत में पहली बार रियल टाइम पैसा ट्रांसफर की अवधारणा को हकीकत में बदला। इसने बैंकों और आम लोगों दोनों को यह भरोसा दिया कि पैसा बिना देरी के और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। तकनीकी तौर पर इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने पर मजबूर किया। जिन बैंकों के सर्वर सिर्फ दिन में काम करने के लिए बने थे, उन्हें 24 घंटे लाखों ट्रांजैक्शन संभालने के लिए तैयार किया गया। और सामाजिक स्तर पर MMID ने लोगों को मोबाइल बैंकिंग की आदत डाली। इसने एक ऐसा यूजर बेस तैयार किया जो पहले से ही मोबाइल ट्रांजैक्शन से परिचित था। जब UPI आया तो उसे एकदम अनजान दर्शक नहीं मिले। आज भी MMID और IMPS सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। आप आज भी अपने बैंक के ऐप में जाकर IMPS के जरिए मोबाइल नंबर और MMID का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि UPI की अपार लोकप्रियता के कारण इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर हो गया है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि इतिहास में हमेशा वही महान नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कई बार असली हीरो वो होता है जो नींव में छिपा होता है। आज UPI अपनी सरलता और रफ्तार के लिए चमक रहा है, लेकिन उसकी इस चमक की नींव में MMID की सालों की मेहनत और उसके सबक छिपे हैं।
अगली बार जब आप यूपीआई से आसानी से पेमेंट करें तो एक पल के लिए उस 7 अंकों के छोटे से नंबर को याद कीजिए जिसने भारत की डिजिटल क्रांति की शुरुआत की थी, जिसने हमें ये सिखाया कि मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि हमेशा आपकी जेब में मौजूद एक बैंक शाखा भी हो सकता है। यूपीआई आज चमक रहा है लेकिन उसकी नींव में एमएमआईडी की मेहनत छुपी है। तो दोस्तों, आज जब आप अगली बार यूपीआई से पैसे भेजें तो याद रखिए इस डिजिटल क्रांति की शुरुआत एक 7 अंकों के छोटे से नंबर ने की थी। अगर आपको आज की ये अनकही कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें एमएमआईडी द साइलेंट हीरो और शेयर करें ताकि हर कोई जान सके डिजिटल ट्रांजैक्शन की असली कहानी। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे थे ग्लोबल दिशा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डिजिटल जानकारी के साथ।